सबसे पहले तो मैं जो भी हमको हेलो रानीखेत के माध्यम से देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कीमती समय देकर हमें देखने के लिए। दूसरा, रानीखेत मेरा सबसे पसंदीदा शहर है। आज जिस शख्सियत को आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, पिछले 7 वर्षों से ये हमारी पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और नारी शक्ति में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रही है। ये फूल के धागे मुझे बहुत पसंद थे। तो इसको मैंने लोगों को सिखाया और लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। हाँ, देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, तो बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा डिफरेंस है। कैपेसिटी जो है लोगों के बीच में वहाँ पे और यहाँ पे क्षमता बिल्कुल इक्वल है, पर यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज कम है। तो जैसे मेरी मदर है तो ये यहाँ पे आके ये सारा काम कर रही हैं, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे लोग धीरे धीरे जाने और ये सारा काम करना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीछे रहेगा। किसी भी महिला के लिए उसके सारे रिश्तों में सबसे खूबसूरत है उसका आत्मसम्मान, और किसी महिला को अगर आप उपहार दे रहे हैं तो उसे सम्मान दीजिए। हेलो हाय नमस्कार, पहला मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो रानीखेत से। जब भी आप लोग के बीच में आते हैं, लेके आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को, ठीक उसी प्रकार आज जिस शख्सियत को आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, पिछले 7 वर्षों से ये हमारी पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और नारी शक्ति में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रही है। तो मेरे संग मौजूद है मेरे स्टूडियो में उर्मिला मेहरा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ढेर सारी बधाइयाँ मैम, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं आप, खास करके हमारी पहाड़ की महिलाओं के लिए, जो आज भी हम देखते हैं नगर की महिलाएं या शहर की महिलाओं के मुताबिक बहुत पीछे चल रही हैं। तो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं आप। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 7 वर्षों से आप कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले तो मैं थोड़ा आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। हेलो रानीखेत जी, सद्भावना प्रेस जी, आप लोगों के द्वारा जो नेक कार्य कर रहे हैं, मैं उससे बहुत गदगद हूँ। हम लोगों का काम उसके मुकाबले बहुत पीछे हैं हम लोग। नहीं मैम, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है आप लोग। जब मैं देखती हूँ फेसबुक के माध्यम से, और एक बार पहले भी मैं आपसे मिल चुकी थी, लेकिन आप ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को लेकर आए हैं जिन तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी जी। वहां तक सद्भावना टीम पहुंची है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। बहुत लोगों की नजरें इस समय आप लोगों पर टिकी हुई है जी। तो मैं इसके लिए आप लोगों को फिर से एक बार शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद मैम। जो आपके हमारे सामने हैं और जो हमारे पर्दे के पीछे हैं, उनको भी जी जी। तो मैंने जब ये काम शुरू किया था 7 साल पहले, मैं ये सोच के चली थी, बचपन से मेरा एक शौक भी था और मुझे अच्छा भी लगता था। बच्चों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी बचपन से ही। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को लाना, उनको नहलाना धुलाना, हर चीज़। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मेरा क्रिएटिव में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। कुछ भी अपने हाथ से नए नए एक्सपेरिमेंट करना, बचपन से क्रिएटिव माइंड था जी। घर में थोड़ा सा बिनाई को लेके मैं नहीं कर पाती थी, मेरे को मजाक भी बनाते थे, लेकिन क्रिएटिव वर्क में बहुत मतलब इच्छा होती थी करने की। घर वालों ने सपोर्ट भी किया, करती थी। धीरे धीरे जब मैं रानीखेत, मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर में हैं, रानीखेत आए तो वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा मिला महिलाओं का। सारी महिलाएं पहाड़ों में होती ना, धूप सेकती हैं और बैठ के गपशप मारते हुए कुछ करते थे। तो मुझे फालतू बैठना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उनसे ये कहती थी, कुछ आप लोग मुझे सिखाओ, कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। समय को निवेश किया जाए। बिल्कुल भी। और मेरी लाइफ में एक शब्द सबसे बड़ा, मैं बोर शब्द को बिल्कुल अपने मुंह पे नहीं लाती हूँ। क्यों? मैं कहती हूँ मैं लाइफ में बोर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास करने के लिए इतना कुछ है। बोर शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं महिलाओं से, हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत साथ मिलके काम सीखा। उसके बाद मैंने एक माला बनाई फूल वाली, वो मुझे बहुत आकर्षित किया उसने। उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर 2-3 साल में रानीखेत में रही। फिर मैं देहरादून गई, वहाँ पे मैंने एक संस्था भी ज्वाइन की। उसमें मैंने बच्चों को, उनको रोजगार देने के हित से संबंधित ये काम कराना सिखाया, फ्री ऑफ कॉस्ट। सामान भी उनको खुद दिया और खुद उनको सिखाया, ताकि ये बच्चे कल के दिन अच्छी अपनी इनकम कर सकें, अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो मैंने वहाँ से ये काम शुरू किया। उसके बाद मैं फिर अपने गांव आई। गांव की स्थिति भी ये है कि खेती बाड़ी में लोगों का, एक तो जो अभी फ्री राशन लोगों को मिल रहा है, मैं तो उस पर जरूर बोलूँगी एक शब्द। जरूर।
तो उसमें जब से फ्री राशन लोगों को मिल रहा है, मैं प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी हूँ। लोग बोलते हैं कि हमको इतना राशन मिल रहा है तो काम करके क्या करना है। दूसरा हो गया जब बोलते हैं जंगली जानवर मैं मानती हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि सोशल फेंसिंग वगैरह होनी चाहिए गांव में, ताकि जंगली जानवरों का आतंक कम हो जी। दूसरी बात, हम फ्री अगर राशन दे रहे हैं तो उसको देखिए क्या ये सही हाथों में जा रहा है। क्योंकि मैं देख चुकी हूँ अपने खुद आंखों से, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद उसको बेच के आ रहे हैं, जो बहुत ही दर्दनाक है। कहीं कहीं जरूरतमंद लोगों के हाथ में नहीं पहुँच पाता है। बिल्कुल। तो जब मैं महिलाओं के बीच में अपने गांव में गई, टूनापुर सेरा, मैंने महिलाओं से बोला कि रोजगार से संबंधित हम कुछ काम करें। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं, आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो है, खेतीबाड़ी में राशन मिल रहा है, काम कुछ करना नहीं है। मैं उनको बोल चुकी हूँ जो सरकार से फ्री में मिल रहा है उसको खाओ, और जो हमने अपनी सोच कितनी सीमित कर दी और जो हमारा खेत में जो हम उगा रहे हैं उसको आप बेचो। बिल्कुल। लेकिन लोग यही बोलते हैं कि हमको मिल रहा है तो बस हम क्यों ना सरकार का फायदा लें। जबकि देखा जाए पहाड़ में एक वक्त था जब यहाँ से खेती होती थी और यहाँ से ट्रांसपोर्ट बाहर को होता था, और आज हम बाहर के मोहताज हो गए हैं। वहाँ से सामान आता है तब जाके हम जो है घर पे चूल्हा जला पाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जब वहाँ पे महिलाओं की दशा भी काफी अच्छी नहीं थी, लड़कियाँ जो करना चाह रही थी और पढ़ना भी चाह रही थी, तो एक दिन दिमाग में बैठे बैठे ऐसी आया, घर पे बैठी थी अपने, मेहरा जी कहीं मीटिंग में गए थे, मैंने बोला कि वो लड़की थी कोई हमारे गांव में, बहुत शराब पीते थे उसके पापा। मैंने ऐसी उसको आवाज लगाई अपने घर से, मैं अगर कुछ सिखाना चाहूंगी आप लोग सीखोगे? बोली हाँ सीखेंगे। तो मैंने कहा आप जो भी लड़कियां सीखने की इच्छुक हैं आप उनको मेरे घर पे ले आओ। दूसरे दिन सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई। मैंने तुरंत इसमें मेरे रानीखेत रीता सिलाई वालों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे अपने काम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सहयोग किया। उनके माध्यम से मुझे सामान मिला बहुत सही कीमत पर, जिसको मैं लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। सबसे पहले मैंने 1100 रुपये का निःशुल्क सामान दिया। अभी मैं निःशुल्क के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक नॉमिनल फी उसकी कुछ हो, थोड़ा सा हो, जिसकी लोग वैल्यू करें, समझें, और उनका मनोबल भी बिल्कुल बना रहे। सबसे पहले हमें लोगों से ये फ्री की आदत छुड़वानी है। तो मैंने इकट्ठा किया लोगों को, मैंने उनसे बोला ये 1100 रुपये का सामान आप लोगों को दे रही हूँ, इसके बदले आप जो बनाओगे इसको बेचोगे जी, उससे अपने और आगे की इनकम बढ़ाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको हुनर सिखा रही हूँ। मैं हुनर सिखा रही हूँ। और आप लोग जो मैं आप गांव में हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, आप जो भी सीखना है मैं आपके लिए यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोग मेरा फायदा लीजिए और अपने रोजगार को बढ़ाने की कोशिश करिए। हाँ जी। खास करके महिलाओं को हमें सक्षम बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और पहाड़ की महिलाएं अगर हम देखें वो आज भी चूल्हे तक ही सीमित हैं। पहाड़ की महिलाओं को कहाँ देखते हैं आज आप? पहाड़ में अभी मैं कुछ सालों से पहाड़ में बहुत काम कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। एक तो मैं ये देख चुकी हूँ पहाड़ों में वहाँ पर रास्ता दिखाने वाला चाहिए, सबसे पहली बात। हमारे कुछ नेता लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर आके कोई राजनीति की बात भी वैसे करना नहीं चाहती थी और ना मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं ये चाहती थी कि जो भी नेता लोग भाषण देते हैं या नारेबाजी करते हैं वो गाँव के अंदर तक घुस के देखें। बिल्कुल, सिर्फ चुनाव में ही नहीं, सड़क तक आए, रैली निकाली और चले गए। गांव के अंदर जाके, गली बस्तियों में जाके देखें कि कहाँ किसको किस चीज की आवश्यकता है। मैंने जब महिलाओं के बीच में काम करना शुरू किया, महिलाओं को बहुत इंटरेस्ट आने लगा। बोले कि बहुत अच्छा काम सिखा रही है और हमको इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि घर पे बैठ के पैसा मिल रहा है। लेकिन आज अगर जैसे महिलाएं खेती बाड़ी कर रही हैं, उनको पूरी सुविधा मिले। हमारे गाँव में ही अस्पताल के लिए खैरना आना पड़ता है जी। स्कूल के लिए मेरे ख्याल से जूनियर हाई स्कूल 2 किलोमीटर के अंतराल पे है, उसके बाद भुजान आना पड़ता है। तो कुछ महिलाएं होती हैं कि गाड़ी में अकेले नहीं जाना है या फिर हमको बहुत सारी दिक्कत होती है महिलाओं की, इस कारण भी वो पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या गाँव के जो भी वहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे बीडीसी मेंबर हैं, हर बार मैं चाहती हूँ कि गांव में जाए और लोगों की देखरेख करके उनके हालचाल पूछे। सबसे पहली बात
जी। ये बहुत जरूरी। मैं तो ये देख रही हूँ कि गांव में भी ग्राम प्रधान कह रहे कि मैं दबाव में काम कर रहा हूँ, जो हमारे लिए सबसे पीड़ादायी है, सबसे दर्दनाक है, सबसे ज्यादा दर्द होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी सुविधा के लिए उनको चुना जाता है। हम अपनी परेशानी किसको बताएं? बिल्कुल। कोई गांव में इसके अलावा हमारी बात आगे कौन लेके जाएगा? अगर वो व्यक्ति ही दबा कुचला है तो फिर गांव किस ओर जा रहा है? बिल्कुल। तो महिलाओं में मैं ये समझती हूँ, एक तो उनको सबसे पहले अपने अंदर उत्सुकता जगानी पड़ेगी। कहीं हम लोग कहते हैं ना हमको समय नहीं मिला, या कहीं हमारी इच्छा नहीं होती है। अब मेरा क्या होता है, कभी कैंप अगर 1 बजे दोपहर की धूप में भी जाना है तो जाना है। जब लोग सोए रहते हैं तो मैं कैंप में जाती हूँ, कहीं पैदल है, कहीं गाड़ी से। लेकिन महिलाओं को एक तो अपने प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हमको घर से बाहर निकलना और हमारे पास खुद का पैसा हो, हम भी अपने पैरों में खड़े हो सके। क्यों हम हर चीज के लिए मोहताज बने? अपने हस्बैंड के आगे, परिवार के आगे हमारा आत्मसम्मान हो। गृहिणियां हैं, हम भी बहुत हद तक घर को निभाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊंगी एक छोटी सी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी फैमिली तो है ही पूरी, बच्चे भी। मेरे हस्बैंड, जब मैं उनसे एक बार हमेशा यही बोलती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है घर में बैठना, मुझे लगता है कि मैं बोझ हूँ आप पे और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे हमेशा लगता था ये। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बात आइंदा आपके होठों पे दोबारा नहीं आनी चाहिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप मेरे परिवार को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, मेरी माँ पिताजी की सेवा कर रहे हो जी, और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हो, तो तुम कहाँ पर बोझ हो? कहाँ पर बोझ हो? ये दिमाग को पहले, बात को अपने दिमाग से पहले निकाल लो। हाँ जी। तो सच बताऊं, मैं उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और मुझे अच्छा लगा कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसा कह सकता है, अगर और महिलाएं भी इस तरह से कोशिश करें, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, तो मैं मानती हूँ कि बहुत हद तक उनके हस्बैंड लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हस्बैंड लोग को सपोर्ट करना भी चाहिए। अगर एक महिला आत्मनिर्भर बनने की बात बोल रही है तो उसका रोल मॉडल है उसका हस्बैंड। वो अगर उसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करता है, थोड़ी बंदिशों से थोड़ा दूर रखता है, स्वतंत्र करता है, तो वाकई वो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आप अब जो महिलाओं को हुनर सिखाती हैं उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट उन्हें बनाना सिखाती हैं? हाँ जी, मैं महिलाओं को विशेषकर उसमें सबसे पहले जो मुझे आकर्षित करती है, शुद्ध धागे से बनी फूल की माला। ये फूल के धागे मुझे बहुत पसंद थे। तो इसको मैंने लोगों को सिखाया और लोगों ने इसमें काफी अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद टोकरी हो गई, हैंड पर्स हो गए, शीशा स्टैंड, जिसकी गांव में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि गांव में मैं जब स्टार्टिंग में मैंने काम सिखाया तो मैंने उसमें बैंगल स्टैंड भी रखा। अच्छा। क्योंकि गांव में हमारे पास क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल नहीं होते हैं, तो महिलाएं अपने साथ सज्जा के सामान कहाँ रखें? तो मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा क्यों ना हम एक बैंगल स्टैंड बनाएं बढ़िया से जी, जिसमें महिलाओं की कम से कम 4-5 दर्जन चूड़ी एक बार में आ जाती है। बिल्कुल। अब हम लोगों का होता है जैसे साड़ी पहननी वैसी चूड़ी पहननी है तो अलमारी के अंदर से निकालने की जरूरत नहीं, उसको कहीं पे भी वॉल में आप टांग सकते हैं। तो उसको बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत अच्छा पैसा कमाया उसमें। दूसरी बात, शीशा स्टैंड। शीशा स्टैंड में क्या था, जिसमें 250 रुपए तक का पूरा सामान आता था, लेकिन लोगों ने उसको तैयार करने के बाद 700-800 लेकर 1200 तक में बेचा। बात है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तिपोला में एक नेहा जोशी है, बहुत अच्छी लड़की है जी। उन्होंने कम से कम 12 शीशा स्टैंड बेचे। अरे वाह। मैक्सिमम एक को बनाने में कितना समय लगता होगा? बस अगर टाइम आपके पास सही है तो 2-3 दिन। 2-3 दिन जी। अभी तक मैम कितने शिविर आप लगा चुके हैं? शिविर मेरे लग गए 40 से 45 के बीच में। कौन सी जगह में लगे हमारे? मेरे लगे अपने गांव में, टूनाकोट में, तो मेरे निरंतर चलते रहते हैं। क्योंकि जब भी मैं देहरादून से आई तो मुझे गृह क्षेत्र है मेरा, वहाँ लगाना ही है। वहाँ के बच्चों के लिए बाहर कहाँ पे लगे? बाहर मेरे देहरादून में हो गया, रानीखेत हो गया, चिड़ियानौला में हो गया, मचखाली, अल्मोड़ा, नैनीताल और सिमलखेत, पांडवा खाल, जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल का लास्ट बॉर्डर है, बद्रीनाथ मार्ग पे पांडवा खाल पड़ता है। और मेरा मायका है सिमलखेत, पांडवा खाल में भी हमारी बहन, तो वहाँ पे लास्ट कैंप मेरा उधर लगा। इधर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आदरणीय श्री राम सिंह कार्की जी के द्वारा बहुत अच्छा शिविर लगा। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, आगे भी चाहूंगी कि मुझे ऐसे सहयोग करते रहें आप। तो उनके माध्यम से भी बहुत बड़ा कैंप वहाँ पे लगा।
एक लड़की थी सीमा आर्या, उसका मुझे फ़ोन आया कि मैंने यहाँ पे शीशा स्टैंड बेचा। तो हमने सोचा उनको हम सम्मानित करेंगे, जो भी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद तिपोला, चापड़, बमस्यू, क्या बात है। हाँ, काफी सारे नाम है। अब तक लगभग 40 से ज्यादा सिविल लग चुके हैं और आगे भी न जाने कितने लगने बाकी हैं। आपने अपनी बातचीत के दौरान मुझे एक बात बताई थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आप काम करती हैं, हुनर से ही नहीं मेंटली भी। तो क्या स्पीच उन्हें देती हैं? इस वक्त भी कई महिलाएं देख रही होंगी। हाँ जी सर, ये तो बहुत जरूरी है हमारा। मैं जब ये काम लेके जाती हूँ तो मैं अपने गांव में संस्कृति पे भी काम करती हूँ। मैं लोगों को यही एक मैसेज देती हूँ उनके पास में जाके, उनसे कहती हूँ नाचना गाना भजन कीर्तन हमारा एक मकसद नहीं है। इस भीड़ के माध्यम से हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। बिल्कुल। ताकि उनसे बोलती हूँ आप अपने मन की बात रखिए, हम कुछ बातें हम शेयर करेंगे, कुछ आप हमसे सीखिए, कुछ हम आपसे सीखेंगे। तो उस दौरान मैंने ये देखा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। कुछ महिलाएं शुरू में बोलने में झिझकती थी कि क्या बोलना है, कैसा बोलना है। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे, मेरे साथ जुड़ने लगे। आज मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। मैं पूरे गांव का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैंने उनको, एक तो हमारे इधर पहाड़ों में नशा बहुत ज़्यादा है। महिलाएं दिन भर खेतों में काम करती हैं, उनके हस्बैंड लोग शाम को पी करके गाली गलौज करना, सड़क में पड़े रहना। इससे गांव में बच्चों में भय का माहौल तो बनता ही है, लेकिन बच्चे सुरक्षित बिल्कुल फील करते हैं। हमारे घर में अगर सुरक्षित माहौल नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। और ये हम किस ओर जा रहे हैं? पुरुष ने तो चलो नशा कर लिया, अगर भगवान न करे आने वाले समय में अगर महिलाओं ने भी ये शुरू कर दिया महिलाओं तो फिर ने हम किया। कहाँ चले जाएंगे? मनीष जी आपने बहुत अच्छी बात रखी जी। महिलाओं ने शुरू किया। अब मैं गाँव का नाम नहीं बताना चाहूंगी। महिलाओं ने जब शुरू किया, और मैं उस शादी में बैठी थी इत्तेफाक से, और इससे पहले मैं 1-2 बार अपने आंखों से देख चुकी थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैं उस शादी में बैठी थी और वहाँ मतलब इतने बेतरीके से नाच डांस हो रहा था, और मुंह को पूरा बंद करके। अच्छा। वहाँ के हलवाई जो लगे हुए थे वो बोले कि ये कैसा गांव है जहाँ महिलाएं शराब पी रही हैं। जब मेरे कानों में आवाज आई तो शादी के दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ थी और मैं गुस्सा हो गई बहुत। मैं शादी में कम रही, मैं अपने घर पे ज्यादा रही। उसके बाद जब हमारा शादी का प्रोग्राम सारा निपट गया, उसके बाद मैंने एक मीटिंग रखवाई। हमारा गांव का भी एक ग्रुप बना हुआ है। मैंने उस गांव ग्रुप का नाम रखा, उन्होंने पहले रखा था महिला सशक्तिकरण, मैंने उसका नाम रखा अपना घर अपना परिवार। तो उस ग्रुप के माध्यम से मैंने एक मैसेज दिया कि आप लोग सब एक पंचायत भवन में बैठें और हमारी वहाँ पे मीटिंग होगी। सब लोग कुछ घबरा भी रहे थे, कुछ डर भी रहे थे, या कुछ उत्सुक भी थे कि किस चीज को लेके मीटिंग है जी। तो मैंने वहाँ महिलाओं को यही बोला कि हम अगर नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं, हम पुरुषों को रोक रहे हैं शराब मत पियो। मैंने कहा महिला, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप एक शादी में डांस कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो वीडियो तुरंत वायरल हो जा रही है। तो आप लोग क्यों आपके कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या भविष्य दोगे? बिल्कुल। आपके घर का माहौल कैसा होगा? आपकी नई नई बहुएं घर में आ रही हैं, घर में वो समझदार गार्जियन का रोल कौन निभाएगा? आप वो अपने मायके जाके क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल। कि हमारे घर में सास भी शराब पीती है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के मैं बहुत रोई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया जी। और मैंने कहा मुझे अगर कहीं भी आप लोग मुझे अपने साथ खड़ा तब देखोगे जब आप इस चीज से दूर रहेंगे। हम नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको अपने को सुधारना होगा। मैं आज जब काम कर रही हूँ तो मेरे घर में कोई नहीं है नशा वाला जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हस्बैंड ससुर जी कभी ड्रिंक के नाम की कोई ऐसी कोई महिलाएं मैम जो आपके शिविर के दौरान आपसे मिली और आज जो अच्छा खासा आपके द्वारा सिखाए हुनर से काम कर रही है और साथ ही मेंटल लेवल पे भी आत्मनिर्भर है? जी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं एक तो श्रीमती तारा नेगी जी का नाम लूंगी। इतना गजब का टैलेंट उनके अंदर, पढ़ी लिखी हैं, भूतपूर्व ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। उन्होंने कोरोना काल में जब कोरोना बहुत पीक पर था, सब लोग अंदर बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा कि ये काम करना आप कर सकते हो? तो बोले घर में बैठे। मैं उनके साथ 3 लड़कियां और थी जिनकी कंडीशन थोड़ा सा कमजोर थी। उनको मैंने सामान दिया,
कभी गाड़ी के पास भेजना लाना यही चलता था। तो उन्होंने कम से कम 35,000 कमाया। अच्छा, क्या बात है। और गाय खरीदी 5 लीटर दूध के साथ जी। 15,000 की गाय खरीदी। हाँ। एक लड़की और है हमारे इलाके में, रश्मि मेहरा नाम है उसका। हाँ। उन्होंने कम से कम 30 से 32,000 रुपये उन्होंने कमाए। हाँ। बकरी खरीदी, अपने भाई बहनों का पढ़ाने का खर्चा दिया, और अपने घर की हर दिन की जो डेली रूटीन का जो खर्चा होता है, हमारी जो दिनचर्या है जी, वो जो दिनचर्या है उसका खर्चा डेली वो खुद उठाती थी। खुद उठाती है। एक महिला है नौकुचिया ताल में, नेहा जोशी, वो अभी ये माला बना के अपनी दुकान में रख के इनको बेच रही हैं। क्या बात है। देहरादून में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। और अभी 3-4 महिलाएं देहरादून में ऐसी हैं कि जिनकी रोजी रोटी केवल इसी पे टिकी हुई थी। लेकिन शुरुआत में तो मुझे बहुत दिक्कत भी हुई कि मैंने ये कैंप तो लगा दिया, लेकिन जब देखती थी वहाँ कोई, वहाँ के सम्मानित व्यक्ति जो भी थे, उनको कोई देखना नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेना, महिलाओं को कोई मनोबल नहीं बढ़ाना। अगर किसी गांव में कैंप लग रहा है, एटलीस्ट वहाँ के ग्राम प्रधान या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे शिविर लगाकर भी गाँव में एक नेक कार्य कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुझे लगने लगा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं इतना सिखा रही हूँ लोगों को, ये सामान तो बिल्कुल कैसे जाएगा बाहर, कैसे जाएगा, क्या करूँ मैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि वो केवल सजा के घर तक रखें, उसको यही संभव नहीं है, हमने उनको रोजगार देना है। तो इससे एक तो ये मकसद था कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, क्योंकि ये शुद्ध धागे की बनती है, इनमें प्लास्टिक का कोई काम नहीं है। दूसरा, पलायन रुके। आज लोग बोलते हैं पलायन रोको पलायन रोको, मैं तो उन लोगों से पूछती हूँ जो बड़े बड़े शहरों में कोठी बना के बैठे हैं, क्या वो कभी गांव में लोगों के बीच में जाते हैं? जो पलायन करता है वो कितना रोते हुए गांव से निकलता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि पलायन की बात वो कर रहे हैं जो ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं, पलायन कर वो बड़े महानगरों से ये बात बोल रहे हैं कि उत्तराखंड से पलायन रुकना चाहिए। सबसे पहले सवाल उन पर आता है कि आपने पलायन क्यों करा, क्या कारण रहे। बिल्कुल। तो अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता किसी के लिए भी नहीं। कौन चाहेगा अपना घर बस्ती छोड़ना। हम एक साधारण से गांव से हैं। बार बार मैं अपने गांव के लिए आज इतना काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव वालों के बीच बराबर रहूं जी, वरना मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अपने गांव को प्राथमिकता दी है ताकि मेरे यहाँ आना जाना बराबर रहे। एक सवाल मैम मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तो कई महिलाएं हमारे संग इस वक्त ऐसी भी जुड़ी होंगी जिनके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सभी गृहिणी हैं, घर की कई सारी उनके पास जिम्मेदारियां हैं, इसके अलावा कैसे वो अपना एक्स्ट्रा समय निकाल के इस काम को कर सके। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले रूटीन हमारी लाइफ में, अनुशासन। मैं आज कम से कम मैंने 15-20 साल पहले जब स्वामी बाबा रामदेव जी हल्द्वानी आए थे तो मैंने उनका कैंप ज्वाइन किया। अच्छा। मैं पहले टीवी में देखती थी, लेकिन मुझे जब लगा मेरी पड़ोस में एक श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी जी हैं, उनके सहयोग से मैं वहाँ पहुँची। मैं आंटी जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे सपोर्ट किया योगा के क्षेत्र में। जब मैं वहाँ पहुंची तो मैं 3:30 बजे ग्राउंड में पहुंच गई थी योगा करने। अच्छा। सुबह के तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे टीवी पे देखा और मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई सबसे आगे से बैठी हुई हो और योग शिविर में। मैंने कहा आज बाबा जी के साथ योग करने का सौभाग्य मिला है, तो हो सकता हम यहाँ से जो हमारी गलतियां हैं वो सुधरेंगी। बिल्कुल। और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारी मैंने योग शिक्षिकाएं देखी हैं वहाँ पे जो खुद योगा गलत करती हैं। अगर हम खुद गलत हैं तो हम लोगों को गलत एक्सरसाइज कैसे सिखा सकते हैं? पहले आपको सुधार करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे बहुत सारे बदलाव आए। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के योगा करना, मेडिटेशन करना, उसके बाद अपने घर के कामों को कम से कम 8 बजे तक पूरा काम खत्म करना है। अगर कुछ इसके बाद बाहर जाना है, कहीं अपना नाश्ता वगैरह करके बाहर का काम करके, उसके जो हमारे शाम का टाइम होता है, अमूमन गांव में भी मैं देखती हूँ दिन के लंच के बाद सबके पास टाइम होता है और मैक्सिमम महिलाएं तो उस वक्त सो जाती हैं। लेकिन मैं गॉड गिफ्ट है, मुझे दिन में नींद कभी नहीं आती है। मैं कभी नहीं सोती हूँ दिन में जी। बहुत विषम परिस्थितियों में। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा हमको वक्त निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। समय तो बहुत कम हमको कभी कभी होता है, मैं मानती हूँ। एक तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी मनीष जी, हाउस वाइफ ना कहें हम, हाउस मेकर। क्या बात है। हम घर बनाती हैं। हाउस वाइफ शब्द मुझे थोड़ा सा कचोटता है जी।
दूसरा मैं महिलाओं से बोलती हूँ, जो हमारा लंच के बाद का टाइम होता है, मैं देखती हूँ घर में 1 बजे वो लंच करते हैं तो 4 बजे तक वो घर में रहती है। बिल्कुल, अमूमन ये फ्री टाइम है, ये फ्री टाइम है। हाँ। तो आप इस समय उस काम को, आप यूट्यूब है आजकल, आपके पास बहुत सारे मैगजीन है, आजकल तो फोन सबसे बड़ी स्मार्टफोन, कई सारी साइट ऐसी हैं जहाँ से आप ये सब चीजें सीख सकती हैं, और हर किसी के पास है फोन आजकल। बिल्कुल। तो आप लोग इसमें सीखिए, मुझसे संपर्क करिए, और आप लोग अपने इलाके में एक बार में शिविर लगाने के लिए 10 से 15 लोगों को इकट्ठा करिए। जहां आप कहेंगे मैं वहां पे शिविर लगाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और हम मैम का कांटेक्ट नंबर भी इसमें मेंशन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मैम को अपने गांव में विजिट कराना है तो मैम से उस कांटेक्ट नंबर में कॉल कीजिए। मैम की अपनी एक टीम है, उस टीम के संग वो आपके गांव में आएंगे और आपके गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपकी टीम की अगर बात करते हैं तो मैंने पिछली दफा देखा था आपके शिविर के दौरान में, तो 2 बच्चियां थी, वो सिखा रही थी। ये बच्चों का क्या रोल है? जी मनीष जी, मैं ये चाहती थी हर गाँव में 2-2, 3-3 उर्मिला मेहरा निकले। बिल्कुल जी। तो मेरे गांव में मुझे बहुत खुशी है, 8 साल के बच्चे से लेकर बड़ी महिलाएं तक पूरा गांव ट्रेंड हो चुका है, पूरा गांव जी। और ये ईश्वर की कृपा भी है। आप लोगों का मुझे जो प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों के द्वारा, गांव की महिलाओं ने इतना सहयोग किया कि उन्होंने मतलब अपने बच्चों को बेझिझक मेरे पास भेजा। जब मैं देहरादून से आती हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मेरी क्लास चलती है। उस दौरान मुझे कोई लंच हल्का फुल्का हो गया तो ठीक, वरना बच्चे एक अभी गया एक अभी आया, ऐसे चलते रहता है, ना मेरा रेस्ट। तो उस दौरान मैं बच्चों को बोलती हूँ, मेरे सामने आप काम करोगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी जी। आप काम अच्छा करोगे, लोगों की नजरें उस तक जाएंगी और आपको काम मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। तो लोगों ने, बच्चों ने इतना अच्छा पैसा कमाया मनीष जी। मेरे यहाँ एक छोटी बच्ची है 8 साल की, नीलम मेहरा। जब मैंने उसको पहली बार काम दिया, उसने बोला मुझे नहीं आता है। मैंने कहा मुझे दर्द होता है छोटे बच्चों से काम कराने में, बहुत दर्द होता है, लेकिन उनकी थोड़ा मजबूरी ऐसी थी, उनको काम सिखाना भी मेरी मजबूरी थी। तो मैंने उनसे बोला बेटा ये बैग, इतना सुंदर सा बैग बना के लाई, और मैंने कहा इसका क्या करोगी? बोली हम इसको आपको सेल करेंगे और आप हमको इसके बदले पैसे दोगे। मैंने कहा पैसे का क्या करोगे? शॉपिंग करोगे, अपने लिए कपड़े खरीदो, तो ट्यूशन फीस देंगे। इतना अच्छा लगा, दर्द भी हुआ एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी देख के। क्या बात है, और इतनी छोटी उम्र में से ये सब कुछ समझ में आ गया। बहुत मतलब इतने समझदार बच्चे हैं। मैंने अपने गांव के बहुत बच्चे, मेरे लिए सभी बहुत प्यारे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान ने जब जब भी अपना रूप दिखाने की सोची, तब तब उन्होंने भगवान को बनाया, बच्चों को बनाया। तो मैं हर बच्चे में भगवान का रूप देखती हूँ, बिल्कुल, और बच्चों के लिए समर्पित हूँ। बच्चों के लिए मैं जितना भी करूँ मुझे लगता है बहुत कम है। और आज वही बच्चे हैं शायद जो आपकी टीम में औरों को भी टीच कर रहे हैं। एक सवाल मैम आपसे और जानना चाहूँगा कि सपोज दैट इस वक्त जो भी महिलाएं देख रही होंगी, ये भी जरूर जानना चाह रही होंगी कि अगर उनने ये हुनर सीखा और उनने प्रोडक्ट बनाए तो बाद में इसकी मार्केटिंग वो कैसे करेंगे? हाँ, मार्केटिंग के लिए भी हम सोच रहे हैं अभी कि बहुत लोग आगे आ रहे हैं। जैसे आपके माध्यम से ही उत्तराखंड हाट.com वाले आए, उनका फोन आया, अभी मेरी उनसे मीटिंग बाकी है। और जहाँ जहाँ भी मुझे तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला सोशल मीडिया से जी, जो आज के समय में जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो उस जरिए मैंने अपना सामान बनाया, बच्चों का सामान खरीदा, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग आगे आए। अब मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ जो गाँव के सम्मानित व्यक्ति हैं, वहाँ पर हमारे आसपास हमारे आदरणीय श्री विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये सब लोग आए, हमारे काम को बढ़ावा दें। बच्चों के काम को अगर वो पसंद किया जाता है उनके द्वारा, तो उनको मार्केटिंग देने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो उनका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और आपके द्वारा तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी महिलाएं इस पोस्ट को देख रही, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, आप इस हुनर को सीखिए। यकीनन हेलो रानीखेत भी आपकी बहुत मदद करेगी इसको मार्केट प्रोवाइड करने के लिए, खास करके आज के वक्त में जब महंगाई चरम सीमा पे है, तो क्यों हम पुरुष के कंधों पर इतना भार दें। महिलाओं को गृहिणी तो वो है ही, जिसके लिए पूरा परिवार उनका ऋणी है, लेकिन इसके अलावा भी वो थोड़ा फाइनेंशियली भी अपने हस्बैंड को मदद करने की कोशिश करे। उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन हासिल कर लेंगे और उन्हें आने वाला
भविष्य उनका बहुत सुनहरा होगा। खुद अपने जैसे आजकल महिलाओं के होती है, मैं तो कहती हूँ महिला बना के भगवान ने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया जी। मुझे सजने का सौभाग्य दिया जी, सजने संवरने का। हाँ। और एक हमारे मतलब शायद सबसे सुंदर पहनावा है हमारा साड़ी। क्या बात है। लेकिन हमारा थोड़ा, मेरा तो काम भी ऐसा है कि मुझे कहीं पे नीचे बैठना पड़ता है, कहीं पे चेयर में बैठना पड़ता है, तो कहीं मुझे सूट में भी, जीन्स टॉप में भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन कोशिश करती हूँ, जैसे हमारे धार्मिक प्रोग्राम में जाती हूँ, मीटिंग में जाऊँ, या जैसे सपोज आपके पास आई हूँ तो साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं देख रही हूँ गाँव में भी लोग सब साड़ी तो सबने किनारे कर दिए लगभग। तो मैं ये भी चाहती हूँ हमारा जो ये पारंपरिक परिधान है, और दूसरा एक हमारा जो गांव का ये घाघरा वगैरह है, इसको भी लोग प्रचलन में लाएं। बिल्कुल। लेकिन जो मैं महिलाओं को, खास बात जो आप कह रहे हैं रोजगार से संबंधित, महिलाओं को मैं बार बार बोलती हूँ, सबसे पहले उनको अपने अंदर उत्सुकता लानी पड़ेगी, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा काम को सीखने के लिए। उनके लिए बाकी हम बैठे हुए हैं, फोन है, लेकिन उसके बाद जब वो कुछ महिलाएं हैं जो अंदर से नहीं निकलना चाहती है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं घर पे भी जाऊं तो क्यों क्या मैं टाल देते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ मैं देहरादून से यहाँ तक चल के आई हूँ, तो आप कम से कम 2 किलोमीटर तक मेरे पास चल के आ सकते हैं। और मेरे पास चल के भी आने की जरूरत नहीं मनीष जी, मैं खुद उन तक चल के जाती हूँ, चल के जाऊंगी जी। मेरे तो शिविर जहाँ लगते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे वहाँ जाना है। जहाँ कहीं गांव में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कहीं कोई दिक्कत है, वहाँ के लिए भी मैं कम से कम बहुत कम शुल्क लेती हूँ लोगों से, ताकि रोजगार को लोग बढ़ा सकें। महिलाओं से मैं बार बार यही आग्रह करूंगी, एक तो आप इस काम के प्रति इंटरेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या को आप सही रखेंगे, तभी आप इस काम को समय दे पाएंगे। बिल्कुल। और आज महिलाओं के संग तो पूरा समाज खड़ा है। और मैं तो जब जब कहीं पर थॉट पढ़ता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है ऐसे थॉट भी शायद गलत है। क्योंकि आज के डेट में कोई बेटी ऐसी नहीं जिसकी हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं, और वाकई बेटियां पढ़ लिख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। एक सोच पर अभी हम थोड़ी देर पहले आप और मैं बातचीत कर रहे थे कि एक जगह मैं भी कहीं गया था, तो वहाँ पे बातचीत चली थी कि आज बेटियां ही ज्यादा अच्छी हैं बेटों के मुताबिक, बेटे तो लात मार देते हैं करके। तो मैंने उनको ये बात बताई थी कि बेटी ही तो बहू का रूप लेती है बाद में। तो इस पर आपने भी कुछ अपनी टिप्पणी दी थी, मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को भी वो बातें बताएं। मेरे मन का सवाल मुझसे पूछ लिया, बहुत बढ़िया सवाल पूछा मनीष जी। मैं बहुत बार देखती हूँ कि महिलाओं को हर प्रोग्राम पे सम्मानित किया जाता है जी। सपोज मुझे अभी महिला दिवस पे यहाँ से पंजाब बुलाया गया, उस दिन मैंने भी आपको इनवाइट किया था आप उस दिन थोड़ा बिजी रूटीन था जी। और रुद्रप्रयाग में बुलाया, बहुत सारे प्रोग्राम मेरे देहरादून में थे जो मैंने छोड़े जी। मैंने कहा मुझे सम्मानित करने के बजाय मेरे लोगों को आप रोजगार देंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, सबसे बड़ी पूंजी होगी, सबसे बड़ी पूंजी होगी। तो मैं एक चीज मानती हूँ, मैं खुद महिला हूँ, महिलाएं 9 महीने बच्चे को पेट में पालती हैं, लेकिन जो पिताजी हैं उनकी जिम्मेदारी जब बच्चा पेट में आता तब से शुरू हो जाती है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, बिल्कुल, कैसे शादी होगी, उसको क्या कोर्स कराना है, और जो बच्चे के पापा हैं वो जिंदगी भर बच्चे को पालते हैं। बिल्कुल। माँ केवल 9 महीने, अब मैं कुछ महिलाएं प्लीज मेरे को गलत ना समझे, यहाँ पर मैं जो बार बार पुरुषों को टारगेट किया जाता है, पुरुषों को हर समय ब्लेम किया जाता है और महिलाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। महिलाएं संसार में पूजनीय हैं, हमेशा रहेंगी। इसके लिए मैं चाहती हूँ हमको और अच्छे प्रयास करने होंगे। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये चीज समझने की आवश्यकता है कि इन सब चीजों के लिए दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अगर महिला के गर्भ में अगर भ्रूण है तो पिता के भी मस्तिष्क में है, पिताजी की भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हर महिला सम्मान दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन पुरुष सम्मान दिवस क्यों नहीं? क्योंकि आज मैं खुद, मेरे घर में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे पूज्य ससुर जी और मेरा रिश्ता ऐसा था एक दोस्त का जैसा। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं जी, और बहुत महिलाएं हैं आज भी जिनके हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, और आने वाली पीढ़ी हमारी है और ज्यादा सपोर्टिव होंगी जी। ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। हमको जितना हम महिला का सम्मान करते हैं उतना ही हमको पुरुष का सम्मान भी करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चाहे मेरा मन कितना ही है बाहर जाने का, और मुझे पता है मैं जाऊंगी, चाहे मैं जिद करूं जी, चाहे मैं कहीं में जाऊंगी, लेकिन अगर अच्छे से मेरे हस्बैंड मुझे घर से छोड़ रहे हैं, अपनी गाड़ी में मुझे लेके आ रहे हैं, आप तक मुझे बैठा रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो मैं यही कहूंगी पुरुषों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए
जो महिलाओं, बिल्कुल, तभी महिलाओं का मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है कि अगर मनुष्य की दो जाति हैं, इंसान मनुष्य, ये हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य की अगर दो जाति है, पुरुष या महिला, तो हमें दोनों को ही सम्मान देना है और अपनी इंसानियत का परिचय देना है। जी। रोक दीजिए सर थोड़ा, इसमें किसी का कुछ छूटे नहीं, देखो किसी की एक बाइक। तो मैम एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के अलावा और कौन कौन सी समाज में आपकी गतिविधियाँ रही? हाँ जी, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट तो मेरी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है मेरी बच्चों के लिए काम करने की, क्योंकि मैं जहाँ देहरादून में काम करती हूँ वहाँ पर थोड़ा बेटा बेटी में भी थोड़ा भेदभाव है, आज भी है। क्योंकि भेदभाव इसलिए, अभी भी उनके 5-6 बच्चे हैं। जब मैं एक बार जनसंख्या दिवस पर गई, मैंने कहा केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी टीम को लेके, मेरे साथ एक रोहित भट्ट जी है मेरे बहुत अच्छे सहयोगी, उनको लेके मैं बस्ती में गई। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि आपके बेटे स्कूल में आते हैं, बेटियां नहीं जाती हैं? तो बोले बेटी घर का काम करती है और भाई बहनों का देख रेख करेगी। जब उनसे पूछा गया कितने बच्चे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ कि वहाँ पे आशा कार्यकर्ता नहीं पहुँचती हैं या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी उन तक नहीं पहुँचता है जो उनको सही से जानकारी दे। वो बहुत मलिन बस्तियां हम जिनको बोलते हैं, वहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समाज का कोई वर्ग पहुँचने की कोशिश नहीं करता है, जहाँ तक सुकून एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की टीम पहुँची है। अच्छा, ऐसे इलाके में हम पहुँचे हैं जहाँ पे जाने में भी एक खतरा से खाली नहीं है हमारे लिए खुद के लिए। बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो बच्चे आज जैसे हमारी संस्था का नाम है सुकून एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, वही काम सार्थक करके दिखाया बच्चों ने उस नाम को। इतना अच्छा बच्चे काम करते हैं। और मेरा एक मानना है, मैं बच्चों को बोलती हूँ, पढ़ाने वाले बहुत आएंगे, आपको पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो हम आपको सिखाएंगे वो बहुत कम टीचर होंगे जो इस तरह की एजुकेशन देंगे। मैं बच्चों को अभी से ही, जैसे उनको सफाई का महत्व बताना, बच्चों को फैमिली प्लानिंग पे बात करना। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहीं कहीं मात्र नारा बन के रह गया था जी। आज पेरेंट्स भी खैर बहुत समझदार हो गए हैं, कोई अंतर नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलती है। मैक्सिमम मैंने भी अपने पहाड़ में ही ये चीजें देखी हैं। अगर किसी घर में 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है, तो वो करते हैं कि एक बेटे को कॉन्वेंट में डाल दिया और उनको सरकारी में डाल दिया। ये बहुत देखने को मैटर ये नहीं करता कि आपने सरकारी में डाला कॉन्वेंट में डाला, एजुकेशन तो दोनों जगह मिल रही है आपकी, लेकिन मेंटलिटी वहाँ पे छलकती है। मेन चीज जो फर्क आपने आज भी किया, बहुत ज्यादा फर्क है अभी भी। मैं इस चीज पे बहुत दुखी होती हूँ। मैं उनके पेरेंट्स को बुला के बोलती हूँ कि आप इस तरह का, आप ये देखिए ना कि आप लड़की के सामने इस तरह का भेद कर रहे हैं, तो लड़की के सामने ये सब चीजें मन पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल, ये मुझे सबसे ज्यादा खचोटता है। और हमारे यहाँ संस्था में वो तो कह नहीं रही है, लेकिन एक वक्त के बाद वो ये चीज समझेगी, उसके दिमाग में आती है बात। बहुत चुभती है ये चीजें कि एक घर के अंदर मतलब बच्चों में इतना भेदभाव। दूसरी बात है, जनसंख्या पे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ, करती भी। और जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हम कितने नारे लगा लें, कितने पोस्टर लगा लें, कितने ही बैनर लगा लें, हमको उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनको उस बारे में जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल, कई महिलाओं को पता ही नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में। मैं आज भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारी कुछ बहनें ऐसी जिनको कोई मतलब ही नहीं। अब बच्चे होते हैं उनके 5-6 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, उसका असर किस पे पड़ता है? महिला पे स्वास्थ्य खराब अलग। आज हमारे इधर तो गांव में बहुत जागरूकता आ गई है। महिलाएं, किसी की 2 बेटियां हैं, किसी के बेटा बेटी पे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत जगह लोगों को अपने अंदर ये सुधार लाने पड़ेंगे। बेटा बेटी अगर एक समान है तो उनको एक समान दृष्टि से ही देखा जाए। बिल्कुल। दूसरा, मेरा अपने गाँव में संस्कृति पे काम करना, जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हमारी जो ड्रेस होती थी घाघरा और आंगड़ा, लेकिन आज मैं एक चीज को यहाँ पर गलत साबित करूंगी, करने की कोशिश करूंगी जी। कई लोग फोटो खींचते हैं। मैंने अभी बीच में कोई विधायिका थी हमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, घाघरे आंगड़े में फोटो खींची। किस मकसद से खींची मुझे नहीं पता। गर्मी में आप ये बताइए, मैं तो आंगड़ा नहीं पहन सकती ऊपर से जी जी बिल्कुल। मौसम के अनुसार भी हमें कुछ ड्रेस, पहले का समय मौसम अलग था, आज मौसम बहुत चेंज है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम घाघरा पहने, 5-6 मीटर का बनता है, उसमें फर्स्ट क्लास बढ़िया से गोटा लगा के और उसको नया लुक दे के और ऊपर से अपना ब्लाउज आकार में बना के पिछौड़ा डाल दें। बिल्कुल। मैंने जब इसको पहना तो लोगों ने बहुत पसंद किया। आज मेरे गाँव की महिलाएं कह रही हम भी बनाएंगे,
हम भी पहनेंगे और कम खर्चे में आपका लहंगा घाघरा नीचे से तैयार होगा। थोड़ी बहुत हमारी संस्कृति भी हमारे वस्त्रों से भी छलकनी चाहिए। बिल्कुल। आज पिछौड़ा है, मैं पिछौड़े को देख रही हूँ, महिलाएं उसको फैशन के तौर पर डाल रही हैं, लड़कियां डाल रही हैं। मुझे दुख हुआ, बीच में मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स आए जिनमें लड़कियों ने पिछौड़ा डाला है, तो मैंने कहा कृपया पिछौड़े का अपमान ना करें। ये सुहागिन महिलाओं का प्रतीक है पिछौड़ा जी, तो उसकी हम इज्जत करें। तो महिलाओं को मैंने यही देखा कि उनको इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जैसे अपने गुलबंद हो गया, मैंने खुद गुलबंद बनाया, पहाड़ी नथ में पहनती हूँ, और गांव में मैंने सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के लिए जो भी मेरी हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग से मेरी थोड़ा बहुत अर्निंग होती है मनीष जी, उसको मैं, जैसे मेरे संस्था में बच्चे हो गए, उनको मुझे लेखन सामग्री देनी है, हैंडीक्राफ्ट का सामान उनको मुफ्त में देना है, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनके लिए मुझे ये सामान देना है। अपने गांव के बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए जो हैंडीक्राफ्ट का मेरा ये थोड़ा बहुत अर्निंग आती है, उससे मैं, जैसे कभी मैंने गुलबंद खरीद लिए, कभी मैंने नथ खरीद लिए, कभी पिछौड़े खरीद लिए, और जैसे हमारे प्रोग्राम होते हैं, अभी आपको अच्छा लगेगा सुन के, तीज महोत्सव पे मैंने फ़ोन किया देहरादून से कि मैं इस बार आऊँगी और तीज मनाएंगे हम, तो महिलाओं ने बोला हमारे यहाँ तीज नहीं मनाते। मैंने कहा मुझे भी पता है नहीं मनाते हम लोग, तो क्यों ना हम इसमें बच्चों की कलाकारी को देखें जी, उसको बढ़ावा देने के लिए कि कौन बच्चा मेहंदी अच्छा लगाता है जी, कौन बच्चा अच्छे बाल बनाता है, कौन बच्चा अच्छा मेकअप करता है, उन बच्चों का कंपटीशन रखेंगे। बिल्कुल। और हमने वो कंपटीशन रखा, एक उत्सव ही तो है, उत्सव ही है, सही बात। तो बच्चों ने उस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, गांव की महिलाओं ने लिया, सब लोग भूमिया मंदिर में आए, और उससे हमने देखा कि हमारे यहाँ की एक लड़की है कुंती, उसने इतनी बढ़िया मेहंदी लगाई, क्या बात। तो मैंने उसको आगे जाके अपनी तरफ से हैंडीक्राफ्ट का छोटे छोटे प्रोग्राम से हमें प्रतिभाएं भी पता चलती जी, उसमें मैंने उनको अपनी तरफ से प्राइज दिया, और उनसे गाँव वालों से अनुरोध किया कि कोई भी फंक्शन आपके गांव में हो रहा है तो आप बाहर से पार्लर वाली को ना बुलाएं, आप बाहर 500 देंगे, इनको 100 दे दो। बिल्कुल। इनका मनोबल भी बढ़ेगा, इनको रोजगार भी मिलेगा। तो इस मकसद से हमारे जो गांव में प्रोग्राम होते हैं अपनी संस्कृति के लिए। और एक बात जो मैं बहुत जरूरी बात करूं लोगों की, जो गलती मिल कर रहे हो तुम झन करिया। हम क्या करते हैं, अमूमन हिंदी में बात करते हैं। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल की बात है, मैम आपकी बात करना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे, वो इस वक्त दिल्ली में है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से मैसेज किया था कि मनीष जी मैं चाहूँगा कि आपके कुछ एपिसोड पहाड़ी लैंग्वेज में जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले से सोच रही थी, और मैं बोलती भी हूँ, मैं गढ़वाली ले बुलानू सी और कुमाऊनी ले बुलानू। तो गढ़वाली में मैं, पहाड़ी में मैं, कुमाऊनी में लोगों का एक शब्द कौन जानू। लोग आज मैं गांव में देख लूं कि हर माँ बाप अपन नंदी नादी की हिंदी बुलानी, पहाड़ी शब्द बिल्कुल गायब। तो मैं उनको हाथ जोड़ पे विनती करो, जो गलती मिल करो तुम झन करिया। उनको क्या गलती करी, मिलको बचपन से अपन नंदी नादी के हिंदी बुलाओ। बिल्कुल। आज नंदना के हिंदी पहाड़ी नाम पे ओबो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे भाषा भी समझते हैं, बिल्कुल, और बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज मेरी लड़की हमारे साथ गाड़ी में आई तो बोली मैं तो गांव के कुछ बच्चों को इंग्लिश सिखाने आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं पहाड़ी सीख के जाऊंगी। बिल्कुल। अगर हमें इस भाषा को बचाए रखना है तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसे स्कूल नहीं खुलेंगे, इसको सबसे पहले हमें अपने घर से करना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो पहाड़ी लैंग्वेज में, कुमाऊनी में बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर पे बातचीत हो रही है। लेकिन हम शहर में देखते हैं कि उनके माता पिता आपस में तो पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त वो हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज में हमारे, मैं वही देख रही हूँ मनीष जी कि हमारे घर गाँव में माँ बाप को अगर हिंदी बोलनी भी नहीं आती है तो वो हिंदी में ही बोलते हैं, चाहे कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा केवल हिंदी। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली, आप इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए, लेकिन अपनी भाषा बोली जो हमारी पहचान है उसको आप बच्चे को हर हाल में सिखाइए। बिल्कुल। मैं गढ़वाल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। वहाँ पर आप कहीं भी जाएँ आपको गढ़वाली में बात करते हुए मिलेंगे। तो ये लीजिए मेरा गढ़वाली भाषा भी सीख।
जो मैं वो बुलाण भी भल लगूं। बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि आप इंग्लिश सीखिए, बहुत अच्छे, आप एक इंटेलिजेंट कहलाएंगे, तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा अगर आप पहाड़ी में बात करते हैं तो तब भी आप अनपढ़ नहीं कहलाएंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने इनमें बातचीतें करी हैं, ये हमें संजो के रखनी है जी। और इसे हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत जल्दी इस पर काम करना चाहिए और आपस में दोस्तों को भी पहाड़ी लैंग्वेज में बातचीत करनी चाहिए। और अच्छा लगता है जब हम दिल्ली या अन्य महानगरों में दो पहाड़ी मिलते हैं और अपनी लैंग्वेज में बातचीत करते हैं जी, तब थोड़ा अपनापन भी लगता है। अच्छा मैम, आपके संग सोशल साइड में तकरीबन मैं जुड़ा हूँ, एक वीडियोस में मैंने देखा था कहीं पर कुछ पंडाल वगैरह था, वहाँ पे उसे पूरा आप ही डेकोरेट कर रही थी। ये कहाँ की कहानी है? ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी आदरणीय शिव प्रसाद ममगाई जी, उपाध्यक्ष चार धाम विकास परिषद, मैं उनको क्या बोलूँ, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं जी। तो पहला सौभाग्य मुझे उनके घर से मिला। उनके घर में उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर मेरे को पंडाल को सजाने का सौभाग्य मिला। कृष्ण जी की अपार कृपा थी मुझ पर, इसीलिए शायद मैं वहां तक पहुंच पाई जी। जो लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ। उसके बाद में मेरे ऐसी हैंडीक्राफ्ट के कैंप पे चलते गए और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ते रहे। हाँ। तो हमारी एक देहरादून में श्रीमती सुशीला भंडारी जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत, हालांकि उनके लिए क्या, हमारे लिए भी बहुत दुखदाई था। उनके हस्बैंड 1 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी पुण्यतिथि में उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कम से कम मुझे 10-15 दिन पहले बोल दिया कि मेरे कथा पंडाल का ऑर्डर तेरा। मैंने कहा ऑर्डर नहीं है तो मेरा सौभाग्य है। क्योंकि मुझे शुरू में ये भी नहीं चाहिए था कि पैसा कमाना या कुछ, शुरू में ऐसे भी जी, एक भक्ति ऐसी भी। थोड़ा मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी जगह लग रहे हैं और यहीं से लोगों की नजरों में थोड़ा आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब मैंने वहाँ पे लगाया, और सच मानिए जी मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। मुझे वहाँ पे आदरणीय श्री कथावाचक जो तुलसीराम पैनुली जी थे, उन्होंने मुझे मंच दिया बोलने के लिए और बहुत मेरा मान सम्मान किया, मनोबल बढ़ाया। वक्ता तो आप हैं। थैंक यू सो मच, कोशिश कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अपने हेलो रानी के चैनल के जरिए हम भी मैक्सिमम गाँवों में गए या शहरों में भी गए, तो मुझे ऐसी महिलाएं नहीं मिल पाती हैं जिनके संग बैठ के मैं कुछ देर बातचीत कर सकूँ। तो ऐसी महिलाओं के संग बैठना हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो वाकई आगे आके पुरुषों से बातचीत कर सकें और पुरुषों से भी कई आगे की सोच की बातचीत कर सकते हैं। तो ये थोड़ा महिलाओं में आज भी थोड़ा कमी है। तो आप इस वक्त इन सब चीज़ों पे काम कर भी रही हैं, लोगों को हुनरबाज तो बना ही रही हैं, साथ ही उन्हें जो है थोड़ा एक मंच पे बातचीत कैसे करनी है इस चीज़ का ज्ञान भी आप उन्हें दे ही रही हैं। बहुत लोग आगे आ रहे हैं मंच पे। जब मैं गाँव में भी जाती हूँ तो एक माइक मेरे पास हर दम चलता है। बिल्कुल। एक देहरादून में है, एक यहाँ रखा हुआ है। तो लड़कियां होती है बहुत, जैसे घर गांव में मैं सबसे दुखी हूँ जिस बात से कि जो बुराई करते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे की। आज महिलाएं जो पूरी दुनिया में बदनाम हैं, केवल इसी दृष्टि से उनको देखा जाता है कि महिलाएं जहाँ पे बैठती हैं फालतू की गप मारती हैं और बुराई करती हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। करती हैं बहुत लोग, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। और मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, कृपया बुराई बिल्कुल ना करें। बुराई करके हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। घर में मेरे पास अगर कभी कुछ नहीं होता करने के लिए तो मैं अपने बच्चों की अलमारी ठीक करने लग जाती हूँ, कपड़ों में प्रेस करने लग जाती हूँ। हालांकि इतना टाइम कभी कभी मिल नहीं पाता है, लेकिन अमूमन अपने घर के काम, हाउस कीपिंग होने के बावजूद मैं अपने घर के काम सारे खुद करती हूँ। तो हमको सबसे पहले तो दूसरे की बुराई करने से बचना होगा और अपने टाइम का यूटिलाइज करें। हाँ, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उस मक्खी के समान हो जाते हैं जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ के केवल जख्म पर बैठती है, तो हम उसके समान हो जाते हैं। मनीष जी, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि महिलाएं जो आज पूरी दुनिया में बदनाम हैं, बुराई करती हैं, दूसरी एक बात, और जहाँ पे मंच उन्हें मिलता है कि आपको यहाँ पे बातचीत करनी है तो वहाँ पे पीछे हटती है। बिल्कुल। तो इस मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा। अगर आप वाकई कन्वर्सेशन में सक्षम है तो आप मंच से किसी बात को बोलने के काबिल बनिए। मैंने इसीलिए अपने गांव में ये काम भी शुरू किया। उनको, महिला हो लड़की हो, मैंने उनको बोला कि आप आएंगे आगे और बोले, अपनी बात रखें, चाहे सास बहू का मैटर है, चाहे कुछ भी है, चाहे और किससे कहानियां,
हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग हमसे भी कहते हैं कि मतलब आप लोग एपिसोड लेते हैं, कैसे कर पाते हैं? कुछ भी नहीं करना है, हमें अपने आसपास से जुड़े किस्से कहानियों को बोलना है। हर किसी के लाइफ में ये ट्रेजेडियां होते रहती हैं कि आज मेरे संग ये हुआ, कल मेरे संग ये हुआ। इन्हीं कहानियों से कुछ सीख लीजिए और जाइए मंच पे से बोल दीजिए, और आपकी इस कहानी से क्या पता किसी को कुछ एक प्रेरणा मिले। और हमारे गांव में आज हैं लोग मंच पे आ रहे हैं, मेरे साथ बोलते हैं जी, तो बोलना सीख गया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे इतना सुधार है। एक तो जो लोगों के मुंह से अभद्र भाषा निकलती थी, उसको मैं बोलती हूँ कि आपके मुंह से अगर गाँव के लिए गाली गलौज निकलेगी तो गाँव कहाँ से तरक्की करेगा। बिल्कुल, हमारे गाँव में कुनी ने पहाड़ी में का तो शब्द गंदे शब्द बुलानी, जो मैं यहाँ पे बोलूंगी नहीं सामने, लेकिन मैं उससे भी बहुत आहत हूँ। तो महिलाएं अभी डरती हैं, नजर से देखती हैं कि मैंने कहा आप मेरे लिए नहीं, ऊपर वाले से डर। बिल्कुल, मुंह में हर समय अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। हर समय सरस्वती कभी कभी विराजमान होती है मुंह में। और दूसरी बात, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रही थी कि जो गाँव में बच्चे हैं हमारे, महिलाएं हैं, महिलाएं तो बोलती हैं बच्चों को काम करने के लिए, पुरुष भी बोलते हैं, लेकिन लड़कियों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपना फ्यूचर खुद तय करना होगा, हमको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है। अभी जैसे हमारे इधर साग सब्जी का इलाका है तो बच्चे पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, खेती बाड़ी। लेकिन क्या कल ठीक है, खेती बाड़ी हम किसान हैं, हमको ये काम तो करना ही करना है। मैं तो बार बार बोलती हूँ, लेकिन इससे हमें अपनी एजुकेशन को कम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, लड़कियों को अभी मेरा तो मकसद ही यही था कि लड़कियां जहाँ घरों में दिक्कत हो रही है उनकी आर्थिक आमदनी भी बढ़े और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सके। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें अपने घर का काम भी करवा। एक मैसेज मैं भी इस अपने चैनल के जरिए जितने भी माता पिता देख रहे हैं उन्हें देना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और उन्हें इतना सक्षम बनाइए कि आने वाले समय में वो किसी के मोहताज ना हो। और अब जब आप बात करते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसके लिए अब एक योग्य लड़का ढूंढना है, नौकरी वाला ढूंढना है, आपने सबसे पहले अपनी बेटी को इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि वो भी खुद का पेट भर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जब आपने अपनी बेटी को सक्षम बना दिया है तो उसे ये मौका भी दीजिएगा कि वो अपना हमसफर खुद चुन सके। यकीनन अगर आपने उसे अच्छी शिक्षा दी है तो वो एक अच्छा हमसफर चुनेगी। तो साथियों, अभी तक तो हमारे संग मौजूद थी उर्मिला मेहरा जी। आइए इनकी बाकी टीम से बात करते हैं, जिसमें से जो इनके संग पूरे कैंप में साथ चलते हैं लोगों को, वो छोटी छोटी बच्चियां भी लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। तो आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। तो साथियों, ये हमारे संग मौजूद है विभा मेहरा, जो उर्मिला मेहरा जी की ही बेटी हैं और ऑलमोस्ट उनकी कैंप में उनके साथ रहती हैं। विभा, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगता है मम्मी के संग जब आप महिलाओं के कैंपों में जाती हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप भी प्रयास करते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच टू हेलो रानी के जी। इनके साथ ज़्यादा मुझे पहाड़ों में मौका नहीं मिला है, बट देहरादून में कैंप्स में मैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। सो सबसे पहले तो ये कि मतलब जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी लेडीज़ के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि कभी लगा नहीं था कि मेरी फैमिली से कोई ऐसे कुछ करेगा। एंड मैं शुरू से सोशल वर्क की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन हूँ, बट मेरी मॉम ऐसा करेंगी, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा औरतें जो कि गाँव में और शहरों में रह रही हैं एंड जो अभी बड़ी हो रही हैं और अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो वो लोग ये चीज़ देख करके जान पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ अवेलेबल है, ना केवल सिटीज़ में बट ऑल्सो यहाँ पे गांव में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप देहरादून है, देहरादून तो ऑलरेडी एक डेवलपमेंट सिटी है, आप पहाड़ में आते रहते हैं, तो पहाड़ की जो यूथ है इसे देहरादून के मुकाबले कहाँ देखते हैं आप? पहाड़ की यूथ देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, तो बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा डिफरेंस है। कैपेसिटी जो है लोगों के बीच में वहाँ पे और यहाँ पे क्षमता बिल्कुल इक्वल है, पर यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज कम है। तो जैसे मेरी मदर हैं तो ये यहाँ पे आके ये सारा काम कर रही हैं, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे लोग धीरे धीरे जाने और ये सारा काम करना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीछे रहेगा। तो केवल यही चीज़ है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है और एक्सपोजर थोड़ा कम है, कि यहाँ पे शायद ही पहले किसी को पता होगा कि ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज़ें अपनी मम्मी के संग कितने कैंप पे आपने अटेंड कर दिए? मैं इनके साथ एनजीओ में ज्यादा पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, तो बच्चों के साथ मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, बट कैंप्स में ज्यादा नहीं। कैंप्स में देहरादून एंड हल्द्वानी में थोड़ा बहुत। तो मैं मम्मी जितना सब बनाती है आप भी सब चीज जानती है बनाना? नहीं, बहुत कम।
चलो ठीक है, मोरली आप लेकिन जो है अच्छा सपोर्ट मम्मी को भी करती हैं, और जो है जहाँ जहाँ मैम के संग शिविर में जाती है उन्हें भी सपोर्ट करती है। बहुत नेक काम कर रही हैं। हमारी टीम की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सो मच। तो साथियों, दूसरी जो सिस्टर हमारे संग मौजूद हैं, इनका नाम है रेनू मेहरा। रेनू, आपसे जानना चाहूँगा पिछले कितने वर्षों से आप मैम के संग जुड़ी हैं? मैं जुड़ी हूँ, ये 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो चुके हैं। हाँ। कहाँ मिले थे मैम के संग? मेरी ताई है वो हमारे गाँव। अच्छा, आपकी ताई जी, आप उन्हीं के गाँव से आती हैं। हाँ। तो कितने कैंप भी उनके संग अटेंड कर दिए? कर ही दिए बहुत सारे। 6-7 कैंप लगभग कर दिए हैं। तो आप भी उनके संग जाती हैं, तो आप भी महिलाओं को सिखाती हैं, टीच करती हैं? हाँ। कैसा लगता है महिलाओं के संग? अच्छा लगता है बहुत। चलो ठीक है रेनू, बहुत नेक काम आप मैम के संग मिलके कर रहे हैं। यकीनन आने वाले समय में आपके रेनू जैसे ना जाने कितनी यूथ यहाँ से निकले जो रेनू की तरह ही आत्मनिर्भर भी बने, और अपने संग अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी बहुत कुछ सिखाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से आपको। तो साथियों, अभी हमने उर्मिला मेहरा जो मैम है इनकी टीम से बातचीत करी। एक बार फिर स्वागत करते हैं उर्मिला मेहरा जी का। और मैम, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे हेलो रानी के विषय में। खूबसूरत वक्ता तो आप हैं ही, तो कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं जो भी हमको हेलो रानीखेत के माध्यम से देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कीमती समय देकर हमें देखने के लिए। दूसरा, रानीखेत मेरा सबसे पसंदीदा शहर है। मैं उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर भी बहुत राज्यों में घूम चुकी हूँ, लेकिन रानीखेत मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पर आइए, यहाँ के सीधे साधे और होशियार लोगों से आप मिलिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए हैं। बाकी मनीष जी बैठे हैं, आपको पूरा गाइड करेंगे। लेकिन हेलो रानीखेत टीम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं पिछली बार आपसे तो मैं शायद 2 या 3 बार मिल चुकी हूँ। एक आदरणीय श्री आपके सहयोगी देव पहाड़ी जी हैं। देव पहाड़ी जी हैं, नीरज फर्तियाल जी हैं। वो तो अधिकतर कम कैमरे के पीछे रह के जो काम करते हैं वो तारीफ के काबिल है जी। और सच बताऊं तो कभी कभी क्या होता है, हम तारीफ सामने खुलकर नहीं कर पाते। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देखती हूँ, जब आज मनीष जी अपनी टीम को लेकर फला गांव में पहुँचे, आज फला गांव में पहुँचे, जहाँ तक कुछ गांव के शायद हमने नाम भी नहीं सुने होंगे और कभी मैं नहीं देख पाई, तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं, आ जाओ देखो आज मनीष जी कहाँ पहुँचे। आपने ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को खोज कर लाए हैं जिन तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। हमारी उत्तराखंड सरकार का कभी ध्यान नहीं गया, हमारे जनप्रतिनिधियों का कभी उनके तरफ रुख नहीं किया उन्होंने। गांव के ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तो शायद बहुत दूर की चीज़ है। तो मैं आप लोगों को के काम से इतनी प्रभावित हूँ। और दूसरा, इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है आपकी दमदार आवाज़। क्या बात है, जो मुझे बहुत प्रभावित करती है सच में। एक अच्छा सुनने वाला भी चाहिए हमको और अच्छा बोलने वाला भी चाहिए जी। कुशल वक्ता तो आप हैं ही, लेकिन आप जो मृदुभाषी हैं और जो कैमरे पे है नीरज फर्तियाल, कैमरे पे हमारे आदरणीय श्री नीरज फर्तियाल जी हैं। आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाई और मुझे देख के बहुत महिलाएं आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं अपने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग इनको फॉलो करते हैं उनसे सभी से एक अपील करती हूँ कि आप इन्हें सहयोग करें। और आपके क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ किसी को तकलीफ है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं या किसी को अच्छा अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो हेलो टीम से ज़रूर मिलिए। मनीष जी अपना फ़ोन नंबर आपसे शेयर करेंगे और आप उन तक जरूर पहुंचिए, वो आपकी हर समस्या का समाधान खोज निकालेंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बेसिकली जो आपने बात कही कि हेलो रानीखेत, हमारा भी मकसद यही था कि नेशनल मीडिया कभी हम तक पहुंच नहीं पाएगी, तो लोकल में ही जब मुझे लगता है कि रानीखेत ही नहीं है, उत्तराखंड के हर एक जिले में ऐसे चैनल होने चाहिए जो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को आगे लेके आ सके और अपने जनप्रतिनिधि या अन्य विभागीय उनके द्वारा उसको सॉल्यूशन तक ले जा सके। तो बस यही एक हेलो रानीखेत मकसद था। मैं 1 मिनट की बात और कहना चाहूंगी। अभी बीच में मैंने देखा था आपका कोई बच्चा क्रिकेट के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता था, तो आप शायद उस तक पहुंचे थे क्योंकि उसको कहीं मिल नहीं पा रहा था प्लेटफॉर्म कि उसको कैसे आगे जाना है। एपिसोड करे थे हमने, स्पोर्ट्स में किया था। और हमारे सिंगर जो आप बता रहे कहाँ पहुंचे थे बीच में, ये सिलंगी गांव में पहुंचे थे। तो उन लोगों के आपके माध्यम से उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, वो कुछ करने आज, क्योंकि मैम ये लोग सब प्रतिभाशाली हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर समस्या आती है तो वो आती है कि मंच की। हाँ, अगर ये प्रतिभाशाली है, हमारा फर्ज सिर्फ ये बनता है कि हम इन्हें एक आइडेंटिटी दिला सके। बाकी उसमें टैलेंट है तो उसके घर में रोटी उसकी प्रतिभा से आगे जाएगी। और दूसरी बात, आप लोगों तक पहुंचते हैं,
बिना किसी से कोई शुल्क लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के समय में। उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि हम लोग, मैं खुद देखती हूँ, इनको पता नहीं क्या इनकम हो रही, ये कैसे जा रहे हैं, क्या, ये मैं आपको बहुत करीब से देख चुकी हूँ। पूरा अपना खर्चा निकाल के कैसे भी आप करते हैं मुझे नहीं मालूम, और मैं पूछूंगी भी नहीं इस विषय पे। लेकिन मेरी यही शुभकामनाएं आपको कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे रानीखेत की खूबसूरती को और बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, ढेर सारी धन्यवाद मैम आपका हमारे प्यारे से रिव्यू हेलो रानीखेत को देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग से इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैम से हम 8 मार्च महिला दिवस पर मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन उस दिन मैम थोड़ा व्यस्त थी, क्योंकि ये महिलाओं को लेकर इतना बड़ा एपिसोड था। हमें लगता था शायद वो एक बड़ा दिन है, लेकिन महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कोई दिन निर्धारित है। तो सारे दिन एक समान है, सारे दिन एक समान है। तो आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी महिलाएं थोड़ा चूल्हे और गृहस्थी के उससे बाहर निकल कर कुछ करना चाहती हैं, तो ऐसी शख्सियत से मिलिए। वाकई ये आपको हुनरबाज बनाएंगी और कहीं ना कहीं आप और इसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने जो हस्बैंड हैं या जो घर की जो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन देखते हैं उसके लिए भी थोड़ा सा मददगार बनेंगे, और अब ज़्यादा नहीं तो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करेंगे। और इसके लिए आपको कोई अपना इतना ज़्यादा दिन नहीं देना है, आपका जो एक्स्ट्रा समय है वो आपको निवेश करना है। तो महिलाओं को लेकर आज का एक बहुत बड़ा एपिसोड था। वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, और वक्त हो चुका है मैम से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, लेकर आएंगे उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। तो तब तक के लिए सभी क्षेत्रवासी, सभी उत्तराखंड वासियों को टीम हेलो रानीखेत की ओर से नमस्कार।